एलियन की पहली फिल्म जहां खत्म हुई थी, वहीं से इसकी अगली कहानी शुरू होती है। रिप्ली का स्पेस शटल पिछले 57 सालों से अनंत अंतरिक्ष की खामोशी में बहता चला आ रहा था। उसे लगा था कि बस कुछ हफ्तों में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, लेकिन हकीकत में वो दशकों से गहरी नींद में भटक रही थी। इस बात से अनजान कि कई दशक गुजर चुके हैं और उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जब उसका शटल अंतरिक्ष में भटक रहा था, तभी अचानक 57 साल बाद वेलैंड यूतानी कॉरपोरेशन का एक विशाल बचाव जहाज उसे ढूंढ निकालता है। वेलैंड कॉरपोरेशन वही कंपनी थी जिसके लिए रिप्ली काम करती थी। वह विशाल बचाव जहाज रिप्ली के शटल को पकड़ लेता है। रेस्क्यू टीम अंदर जाती है और स्लीपिंग चैम्बर में उन्हें रिप्ली जिंदा मिलती है। उसके ठीक पास उसका पालतू बिल्ली भी उतने ही सालों से हाइबरनेशन में पड़ी हुई थी। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और रिप्ली को तुरंत इलाज के लिए कंपनी के स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आता है तो कंपनी का प्रतिनिधि बर्क उससे मिलने आता है और बताता है कि वो पूरे 57 साल गहरी नींद में फंसी रही थी और उसका शटल बस यूं ही अंतरिक्ष में बहता रहा। यह सुनकर रिप्ली पर घबराहट का दौरा पड़ता है और उसे लगता है कि उसके पेट से फिर वही डरावना एलियन बाहर निकल रहा है। वो दर्द से चीख उठती है, लेकिन तभी अचानक नींद से जाग जाती है। असल में वो एक भयानक सपना देख रही थी। अगले दिन सुबह बर्क फिर आता है और रिप्ली अपनी बेटी के बारे में पूछती है। बर्क उसे बताता है कि उसकी बेटी ने शादी तो की थी, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे और 2 साल पहले 66 साल की उम्र में उसकी मौत हो चुकी है। बेटी की मौत की खबर सुनकर रिप्ली का दिल टूट जाता है। कुछ समय बाद वेलैंड यूतानी कॉरपोरेशन की विशेष जांच कमेटी रिप्ली से पूछताछ करती है कि आखिर उसने 57 साल पहले अरबों की कीमत वाला स्पेसशिप न्यूक्लियर धमाके से क्यों उड़ाया था। जब रिप्ली बताती है कि उसके क्रू पर एक एलियन ने हमला किया था, तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। कमेटी कहती है कि उन्होंने उसके शटल की गहन जांच की, लेकिन एलियन का एक भी सबूत नहीं मिला। रिप्ली समझाती है कि उसने उस दानव को जहाज के इंजन ब्लोवर से जलाकर गहरे अंतरिक्ष में फेंक दिया था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। कमेटी आगे बताती है कि जिस प्लैनेटॉइड पर रिप्ली एलियन होने की बात कर रही है, वहां किसी जीवन का कोई निशान नहीं है। इस पर रिप्ली गुस्से में कहती है कि वहां पहले से कोई जीवन था ही नहीं, बल्कि वहां एक एलियन स्पेसशिप गिरा पड़ा था जिसमें हजारों अंडे थे। लेकिन कमेटी उसकी कहानी को झूठ मानकर उसका फ्लाइट ऑफिसर लाइसेंस अनिश्चित समय के लिए रद्द कर देती है। जाते जाते रिप्ली उनसे पूछती है कि वो उस ग्रह की अच्छे से जांच क्यों नहीं करते, तो अध्यक्ष बताता है कि उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस ग्रह पर पिछले 20 सालों से 60-70 परिवार रह रहे हैं और आज तक किसी ने एलियन जैसी कोई रिपोर्ट नहीं दी। दरअसल वो परिवार कॉलोनी इंजीनियर्स थे जो उस ग्रह का वायुमंडल इंसानों के लिए रहने योग्य बना रहे थे। यह सुनकर रिप्ली सन्न रह जाती है। उधर उसी ग्रह पर जहां कॉलोनी बसी हुई थी, एक परिवार अपने बच्चों के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था। घूमते घूमते वे कॉलोनी से दूर एक वीरान जगह पहुंचते हैं और अचानक उनकी नजर एक विशाल रिंगनुमा ढांचे पर पड़ती है। असल में वो वही एलियन स्पेसशिप था जिसका जिक्र रिप्ली ने कमेटी के सामने किया था। उत्सुकता में माता पिता गाड़ी से उतरकर उस रहस्यमय जहाज के भीतर चले जाते हैं, जबकि बच्चे गाड़ी में इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते बच्चा गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद उसके माता पिता लौटकर नहीं आते। तभी गाड़ी का दरवाजा जोर से खुलता है और मां घबराई आवाज में कॉलोनी को वायरलेस मैसेज भेजती है कि उन पर कोई भयानक संकट टूट पड़ा है। उसी समय बच्ची अपने पिता को बाहर जमीन पर पड़ा देखती है। उसके चेहरे पर एक एलियन पैरासाइट चिपका हुआ था। अपने पिता की हालत देखकर बच्ची डर से चीख उठती है। इस बीच दूर स्पेस स्टेशन पर बर्क लेफ्टिनेंट के साथ रिप्ली से मिलने आता है। वो बताता है कि कॉलोनी से संपर्क टूट चुका है और कंपनी चाहती है कि रिप्ली आर्मी कमांडोज के साथ वहां जाकर हालात की जांच करे, ताकि पता चल सके कि कहीं एलियन ने हमला तो नहीं कर दिया। रिप्ली साफ कह देती है कि वो कोई कमांडो नहीं है, फिर उसे वहां क्यों जाना चाहिए। इस पर बर्क समझाता है कि वो अकेली इंसान है जिसने एलियन को अपनी आंखों से देखा है और उसके बारे में सब जानती है। बर्क चाहता था कि रिप्ली एक एक्सपर्ट की तरह इस मिशन पर शामिल हो और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो मान जाती है तो कंपनी उसका लाइसेंस बहाल करके उसे फिर से नौकरी पर रख लेगी। लेकिन रिप्ली जाने से इनकार कर देती है। रात को उसे फिर वही डरावना सपना आता है और पसीने से लथपथ वो जाग उठती है। ऐसे भयानक सपने उसे बार बार सताने लगे थे। अब रिप्ली को पूरी तरह समझ आ चुका था कि अगर उसे अपने डरावने सपनों के पंजे से निकलना है तो उसके सामने बस एक ही रास्ता है,
उसी ग्रह पर लौटकर वहां बसे हर एक एलियन को खत्म कर देना। जब तक पूरी प्रजाति मिट नहीं जाएगी तब तक वो इस खौफ से आजाद नहीं हो पाएगी। आखिरकार रिप्ली मिशन के लिए हामी भर देती है, लेकिन उसकी एक सख्त शर्त होती है। कंपनी किसी भी हाल में एलियन को पृथ्वी पर रिसर्च के लिए नहीं लाएगी, उन्हें वहीं उसी ग्रह पर नष्ट करना होगा। बर्क उसकी शर्त मान लेता है और इसके बाद रिप्ली, बर्क और कमांडोज की टीम एक विशाल मिलिट्री स्पेसशिप में उस रहस्यमयी प्लैनेटॉइड की ओर निकल पड़ती है। उनकी टीम में एक नया रोबोट भी था, बिशप, जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। लेकिन रिप्ली उसे देखते ही गुस्से से भर उठती है, क्योंकि उसे 57 साल पहले का रोबोट ऐश याद आ जाता है, जिसकी गद्दारी ने उन्हें एलियन के कहर में झोंक दिया था। अब वो किसी भी रोबोट पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। बिशप उसे यकीन दिलाता है कि वो नए जनरेशन का एंड्रॉइड है, जिसमें इंसान को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं डाला गया। लेकिन रिप्ली उसकी बातों से जरा भी नरम नहीं पड़ती और उसे साफ चेतावनी देती है कि वो उससे दूरी बनाए रखे। इस बीच सब लोग अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। जिस विमान से उन्हें ग्रह पर उतरना था उसे मिसाइलों से लैस किया जाता है। हथियारों में गोलियां भरी जाती हैं। रिप्ली भी पीछे नहीं रहती। वो लॉडर चलाना जानती थी, इसलिए बारूद लोड करने में हाथ बटाने लगती है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो कमांडोज, उनका सर्जेंट लेफ्टिनेंट बर्क, रिप्ली और बिशप एक टैंक में बैठकर विमान में सवार होते हैं और वह विमान उन्हें लेकर कॉलोनी की ओर उड़ान भरता है। उनका बड़ा मिलिट्री शिप पास के अंतरिक्ष में ही सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। कॉलोनी के ऊपर पहुंचकर विमान एक चक्कर लगाता है। लाइट्स जल रही थी, लेकिन इंसानों का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर विमान उनका टैंक नीचे उतारकर खुद सुरक्षित दूरी पर उड़ जाता है। टैंक कॉलोनी के एक हिस्से में जाकर रुकता है और सर्जेंट अपने कमांडोज के साथ बाहर निकल पड़ता है, जबकि लेफ्टिनेंट बर्क, रिप्ली और बिशप टैंक के भीतर से उनके कैमरों के जरिए सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। कमांडोज सतर्क कदमों से कॉलोनी में दाखिल होते हैं, मगर भीतर सिर्फ सन्नाटा और वीरानी उनका स्वागत करती है, जैसे यहाँ कभी इंसानी जिंदगी बसी ही ना हो। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी कॉलोनी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें एक लैब दिखाई देती है। अंदर पहुंचते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां कई एलियन पैरासाइट्स के मरे हुए शरीर केमिकल से भरे कांच के कंटेनरों में डूबे हुए पड़े थे। इस बीच रिप्ली भी टैंक से बाहर निकलकर कमांडोज के साथ कॉलोनी में आ चुकी थी। बिशप रिपोर्ट पढ़कर बताता है कि ये कॉलोनी के वैज्ञानिकों ने इन्फेक्टेड लोगों से अलग किए थे, लेकिन उनमें से 2 पैरासाइट्स अब भी जिंदा थे। तभी उनका मोशन ट्रैकर अचानक कोई मूवमेंट पकड़ लेता है और देखते ही देखते एक आकृति बिजली की रफ्तार से उनके सामने से गुजर जाती है। कमांडोज फायरिंग करते हैं, लेकिन वो छाया भाग निकलती है। सब रुककर ध्यान से देखते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। वो पैरासाइट नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची गहरे सदमे में थी और टूटे फूटे शब्दों में बताती है कि उसके माँ बाप और भाई सब मारे जा चुके हैं। दरअसल वही परिवार जिसने पहले उस एलियन स्पेसशिप को देखा था और जिसके पिता पर पैरासाइट चिपक गया था। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। उधर हडसन अपने ट्रांसमीटर से कॉलोनी में एलियनों के अड्डे का लोकेशन पकड़ लेता है और कमांडोज अब उनकी ओर बढ़ पड़ते हैं। रिप्ली, बच्ची और बाकी लोग टैंक से ही सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही कमांडोज एलियनों के इलाके में पहुंचते हैं, सामने एक विशाल घोंसला दिखता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई एलियन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नक्शा देखते हुए रिप्ली घबराकर लेफ्टिनेंट को चेतावनी देती है। कमांडोज ठीक न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम के नीचे खड़े हैं। अगर वहां कोई विस्फोट हुआ तो पूरा कॉलोनी तबाह होकर राख हो जाएगी। लेफ्टिनेंट तुरंत आदेश देता है कि वहां गोलीबारी नहीं होगी, सिर्फ फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दीवारों व छतों पर इंसानों की लाशें चिपकी नजर आती है। कुछ ही दूर पर उन्हें एक लड़की दीवार में फंसी हुई मिलती है। एक कमांडो उसका चेहरा उठाता है और अचानक वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है। वो अब भी जिंदा थी और रोते हुए मौत की भीख मांग रही थी। अगले ही पल उसकी छाती फटती है और एक एलियन उसके शरीर से बाहर निकल आता है। रिप्ली मॉनिटर पर यह सब देख रही थी और उसके जहन में 57 साल पहले का वो खौफनाक लम्हा ताजा हो जाता है। सर्जेंट तुरंत फ्लेम थ्रोवर चला देता है और लड़की के साथ उस एलियन को भी जला देता है, लेकिन उसके साथ ही पूरे घोंसले में हलचल मच जाती है और दीवारों के भीतर छिपे एलियन बाहर निकलने लगते हैं। अचानक एक एलियन छलांग लगाकर लेडी कमांडो पर टूट पड़ता है और उसे ऊपर घसीट ले जाता है। घबराहट में उस महिला से गलती से फ्लेम थ्रोवर चल जाता है, जिसकी आग में एक और कमांडो जलकर ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। अब एलियन झुंड बनाकर बाहर निकल रहे थे और एक एक करके कमांडोज को अपना शिकार बना रहे थे। घबराहट से भरी एक लेडी कमांडो ने जब अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की तो उनकी गड़गड़ाहट ने सर्जेंट का ध्यान पल भर को भटका दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर एक एलियन ने उस पर हमला कर उसकी जान ले ली। दूसरी ओर रिप्ली का सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से में लेफ्टिनेंट से तीखी बहस छेड़ दी, क्योंकि बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो अपने कमांडोज को पीछे हटने का आदेश नहीं दे रहा था। उधर कॉलोनी के अंदर कमांडोज और एलियंस के बीच खून खराबे से भरा भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। अपने लोगों को मरता देख लेफ्टिनेंट बुरी तरह हिल गया, लेकिन रिप्ली ने उसका कॉलर पकड़कर उसे कोसते हुए खुद टैंक का कंट्रोल थाम लिया और दीवारें तोड़ते हुए सीधा कमांडोज तक जा पहुंची।
किसी तरह बचे हुए कमांडोज टैंक के अंदर आ गए, लेकिन पीछा करता एक एलियन उन पर टूट पड़ा। गोलियों से छलनी होते ही उसके शरीर से एसिड की बौछार निकली, जिसने एक कमांडो को जिंदा जला डाला। गुस्से और जान बचाने की तड़प में रिप्ली ने पूरी ताकत से टैंक दौड़ा दिया। तभी एक एलियन आगे का शीशा तोड़कर उस पर झपट पड़ा, लेकिन रिप्ली ने अचानक ब्रेक मार दी। झटके से एलियन टैंक से दूर जा गिरा और अगले ही पल रिप्ली ने उसे कुचलते हुए रास्ता बना लिया। कॉलोनी का दरवाजा तोड़कर वह सबको बाहर निकाल लाई, मगर अब भी पागलपन की तरह टैंक दौड़ाती जा रही थी। तभी हिक्स ने उसे शांत होने को कहा और जब तक रिप्ली रुकी तब तक टैंक का एक्सल टूट चुका था। लेफ्टिनेंट बेहोश पड़ा था। रिप्ली ने साफ कह दिया कि अब बचने का बस एक ही रास्ता है, पूरी कॉलोनी को न्यूक्लियर धमाके से उड़ाना। लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि बर्क ने उसे रोक दिया। उसका कहना था कि अरबों का नुकसान होगा और यह एलियन खोज इंसानियत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। हिक्स, जो अब मिशन का नया इंचार्ज बन चुका था, बर्क की बातों को दरकिनार करते हुए न्यूक्लियर ऑपरेशन का आदेश दे देता है। घायल लेफ्टिनेंट और बच्ची के साथ वे विमान का इंतजार करने लगे और पायलट को संकेत देने के लिए फ्लेयर लाइट्स जला दी। विमान जैसे ही उनके पास पहुंचा, अचानक उसके कॉकपिट का दरवाजा खुला और अंदर मौजूद पायलट ने डर के मारे देखा कि सामने एक भयानक एलियन खड़ा था। अगले ही पल पायलट चीर दिया गया और विमान सीधा उनके सामने आकर टकराया, जिससे सब बाल बाल बचे। मजबूर होकर उन्होंने कॉलोनी के एक हिस्से में शरण ली। रिप्ली ने पूछा कि मदद कब तक मिल पाएगी, तो हिक्स ने कहा 17 दिन में। तभी बिशप ने कहा कि इस बीच वह एलियन पैरासाइट्स पर रिसर्च जारी रखेगा। उसकी बढ़ती दिलचस्पी ने रिप्ली को पुराने जहाज नॉस्ट्रोमो के रोबोट ऐश की याद दिला दी। उसने हडसन से कॉलोनी का नक्शा निकलवाया और दरवाजों पर ऑटोमेटिक गन्स फिट कर दी। देर रात एलियंस ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मशीन गन्स ने उन्हें भून डाला। हालांकि 4 में से 2 गन्स की गोलियां खत्म हो चुकी थी। फिर बिशप ने एक और बुरी खबर दी। विमान क्रैश की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम तबाह हो गया था और अब सिर्फ 4 घंटे में 30 किलोमीटर तक का इलाका धमाके में खाक हो जाएगा। बचने का एक ही उपाय था, उनके स्पेसशिप से एक नया विमान रिमोटली उड़ाकर यहाँ लाना। इसके लिए बिशप ने लंबी पाइपलाइन से गुजरकर कंट्रोल टावर तक का खतरनाक रास्ता चुना और वहां से विमान लाने में लग गया, जिसमें उसे 3 घंटे लगने थे। इस दौरान हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। माहौल में अफरा तफरी छाई थी। एलियंस बेतहाशा ताकत से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनकी हरकतें और भी खतरनाक होती जा रही थी। दूसरी ओर मशीनें लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट के साथ दहाड़ रही थीं, मानो मौत की बारिश बरसाकर हर कीमत पर उन एलियंस को रोकना चाहती हो। हवा बारूद और चीखों से भर चुकी थी और पूरे माहौल में एक युद्ध जैसी खौफनाक हलचल गूंज रही थी। माहौल थोड़ा शांत होने के बाद रिप्ली उसी छोटी बच्ची के पास गई। रिप्ली ने उस बच्ची की कलाई पर एक ट्रैकर लगा दिया, फिर उसे सुलाकर खुद भी सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि लैब के अंदर रखे 2 पैरासाइट्स अपने कांच के कंटेनर से गायब थे। तभी एक पैरासाइट उन पर टूट पड़ा। रिप्ली और बच्ची ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था और रिप्ली की गन भी बाहर छूट गई थी। उसने सीसीटीवी कैमरे के सामने मदद का इशारा किया, लेकिन बर्क ने ठंडे दिल से मॉनिटर बंद कर दिया। पैरासाइट्स अब किसी भी पल उन पर हमला कर सकते थे। तभी रिप्ली की नजर स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी और उसने लाइटर की लौ उसके नीचे दिखा दी। अलार्म बज उठा और हिक्स बाकी लोगों के साथ मदद के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच पैरासाइट रिप्ली पर झपटा। उसकी पूंछ ने रिप्ली की गर्दन जकड़ ली, जबकि दूसरा पैरासाइट बच्ची की ओर बढ़ा। बच्ची ने उसे टेबल से दबाने की कोशिश की, तभी हिक्स कांच तोड़कर अंदर घुस आया। रिप्ली को पैरासाइट्स के चंगुल से छुड़ाने के बाद सब मिलकर उन दोनों एलियन पैरासाइट्स को मार गिराते हैं। थोड़ी देर में जब रिप्ली संभलती है तो सबको असलियत बताती है। असल में लैब का दरवाजा लॉक करने और पैरासाइट्स को आजाद करने वाला बर्क ही था। उसकी योजना थी कि रिप्ली और बच्ची पर पैरासाइट हमला करें, उनके अंदर अंडे डाले जाएं और फिर वो इन अंडों को कंपनी तक पहुंचाकर अपनी असली डील पूरी करे। यही उसका असली मिशन था। मगर इससे पहले कि उसे सजा मिल पाती, एलियंस का हमला शुरू हो जाता है। उस खूनी मुठभेड़ में हिक्स, रिप्ली और बच्ची के अलावा सब मौत के घाट उतर जाते हैं। भागते भागते बच्ची एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल में गिर जाती है। रिप्ली और हिक्स उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी हाथ छूट जाता है और बच्ची फिसलकर नीचे गिर जाती है। इसी बीच बिशप नया विमान लेकर लौट आता है। अब न्यूक्लियर विस्फोट में सिर्फ 19 मिनट बचे थे। रिप्ली घायल हिक्स को विमान में छोड़ देती है और हथियार उठाकर अकेली बच्ची की तलाश में निकल पड़ती है। बच्ची के हाथ में लगे जीपीएस ट्रैकर की मदद से वह अब भी उसकी लोकेशन देख पा रही थी। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार रिप्ली उसे ढूंढ लेती है। बच्ची एलियन के घोंसले में जिंदा दबी पड़ी थी। रिप्ली उसे आजाद कर भाग निकलती है। भागते भागते रिप्ली अचानक एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां चारों तरफ सिर्फ एलियन अंडे पड़े थे। वो अंडे किसी चिपचिपी नली से निकल रहे थे। उसकी नजर जब उस नली के अंत पर पड़ती है तो उसका खून जम जाता है। वहां मौजूद थी एक विशाल और भयावह एलियन क्वीन जो अंडे देने में मग्न थी। रिप्ली ठीक उसी के सामने खड़ी थी। बिना वक्त गंवाए रिप्ली ने सारे अंडों को आग के हवाले कर दिया और बच्ची को लेकर वहां से भागने लगी। मगर ये सब देखकर एलियन क्वीन पागलपन से भर उठी।
उसने खुद को उस घोंसले से फाड़कर अलग किया और उनका पीछा करने लगी। बिशप विमान लेकर तैयार खड़ा था। रिप्ली और बच्ची उसके साथ विमान में चढ़ते ही वो उड़ान भर देता है और अगले ही पल प्लैनेटॉइड न्यूक्लियर धमाके से धधक उठता है। वे लोग मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर निकल पाते हैं। स्पेसशिप पर लौटकर विमान जैसे ही लैंड करता है, सबको राहत मिलती है। बिशप रिप्ली से बात ही कर रहा होता है कि अचानक उसी वक्त एलियन क्वीन प्रकट हो जाती है। उसने विमान के निचले हिस्से में छुपकर सफर किया था। झपट कर वो बिशप को बीच से 2 टुकड़ों में चीर देती है। बच्ची जान बचाकर फ्लोर के नीचे बनी टनल में घुस जाती है। क्वीन उसके पीछे ही थी कि तभी रिप्ली सामने आ जाती है, मगर इस बार वह लॉर्डर मशीन में सवार थी। अब ताकत के मामले में वो क्वीन को बराबरी की टक्कर दे सकती थी। एक भयंकर जंग छिड़ती है। रिप्ली लॉर्डर के पंजों में क्वीन को दबोच लेती है और उसे स्पेसशिप के एयरलॉक दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, मगर जाते जाते क्वीन लॉर्डर को भी खींच लेती है। रिप्ली किसी तरह लॉर्डर से निकलकर ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी क्वीन उसका पैर पकड़ लेती है। रिप्ली एयरलॉक का बटन दबा देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब कुछ बाहर खींचने लगता है। बिशप का आधा शरीर, बच्ची और यहाँ तक कि रिप्ली भी खींचने लगती है। बिशप आधा शरीर होने के बावजूद मेटल ग्रिड पकड़कर खुद को रोक लेता है और उसी पल एक हाथ से बच्ची को भी थाम लेता है। आखिरकार एलियन क्वीन की पकड़ छूट जाती है और वो अंतरिक्ष की गहराइयों में गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रिप्ली ऊपर चढ़कर एयरलॉक बंद कर देती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। बिशप अपने चिथड़े हो चुके शरीर के बावजूद बच्ची को बचाने में कामयाब रहा था। अंत में रिप्ली हिक्स बच्ची और बिशप को स्लीपिंग चैम्बर में सुलाकर खुद भी आराम करने चली जाती है। उनका स्पेसशिप शांति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है और यहीं यह कहानी समाप्त होती है। इस फिल्म की आगे की कहानी इसके अगले पार्ट्स में है। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।